की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 12 किया था ओशियंस के बारे में। तो क्या हुआ था सर, मैंने आपको बताया था कि अर्थ के ऊपर 71% आपका पानी है, 71% पानी है, ठीक है। और बाकी का जो 29% है रिमेनिंग जो 29% है वो लैंड है, ठीक है। अभी कोई मैसेज मत करना प्लीज यार, ओके। सॉरी, लैंड है, बीच में मैसेज मत करो यार, इंटरप्शन हो रही है प्लीज। 71% पानी है और 29% क्या है, लैंड है, ठीक है। अर्थ की मैंने आपको बताया था 3 लेयर्स हैं, ठीक है। कौन कौन सी है, क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है, ठीक है। क्रस्ट के फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, एक होती है सर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिसके ऊपर कॉन्टिनेंट्स होते हैं, कॉन्टिनेंट्स आपके 7 हैं। अभी रिसेंटली एक डिस्कवर और हुआ है, यानी 8 हो गए हैं, न्यूजीलैंडिया करके, ओके। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, क्रस्ट के 2 पार्ट हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरी है सर ओशियानिक क्रस्ट, ओके, जिसके ऊपर ओशियंस होते हैं, ठीक है। यानी ओशियंस की भी अपनी क्रिस्टल लेयर होती है, ठीक है। एक सख्त लेयर होती है जिसको ओशियानिक क्रस्ट बोलते हैं, उसके ऊपर आपके ओशियंस पाए जाते हैं, ठीक है। तो ओशियंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो एक क्विक रिकैप कर देते हैं फटाफट लास्ट क्लास का। ओशियंस कंटेन मोर देन 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। इट इज अ सोर्स ऑफ फूड लाइक फिश, मैमल, रेप्टाइल्स, सॉल्ट एंड अदर मैराइन फूड स्टफ। जो टाइड्स होती हैं, जो जिनको ज्वार बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इट हार्नेस टू प्रोवाइड द पावर, ठीक है। उनको यूटिलाइज किया जाता है जिससे पावर बनती है, यानी बिजली बनती है, ओके। ओशियनोग्राफी क्या होती है, एक साइंस होती है ओशियंस की। ग्राफी मींस स्टडी, ओशियन मींस ओशियन, ठीक है। जैसे जियोग्राफी का मतलब क्या होता है, जियो मींस अर्थ, ग्राफी मींस स्टडी, यानी स्टडी ऑफ अर्थ। ओशियनोग्राफी मींस ओशियन की स्टडी करना है, ओशियन के बारे में, समुद्र के बारे में अध्ययन करना हिंदी में, ठीक है। रडार, साउंडिंग और इलेक्ट्रिकल इको डिवाइसेस यूज होते हैं अगर हमने प्रिसाइज डेप्थ नापनी हो, ओशियन फ्लोर की डेप्थ कितनी है, गहराई कितनी है, ओके। क्या यूज होती है, रडार, साउंडिंग एंड इलेक्ट्रिकल इको डिवाइसेस, ओके। ओशियनिक डिपॉजिट्स होते हैं लाइक ऊजेस, मड्स एंड क्लेज, लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे, इनके बारे में दोबारा से एक बार एक्सप्लेन वर्जन में समझा देंगे आपको। उसके बाद बारी आती है सर द रिलीफ ऑफ द ओशियन, मतलब ओशियन के अंदर की लैंडफॉर्म के बारे में। ये समुद्र है, समुद्र के अंदर किस तरह की लैंडफॉर्म होती है, किस तरह की फीचर्स होती हैं, ठीक है। वो देखेंगे। वो कह रहे हैं इट इज सिमिलर टू द लैंड सरफेस, जैसे लैंड पे होते हैं प्लेट्यू माउंटेन्स वगैरह ये सब, सिमिलरली वैसे ही ओशियंस में भी होते हैं। इट हैज सबमरीन रिजेस, प्लेट्यूज, कैनियंस, प्लेन्स एंड ट्रेंचेस, ठीक है। फीचर्स, सबसे पहला फीचर है सर कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है सर, जैसे ही आप कॉन्टिनेंट से आगे जाओगे, ठीक है, तो जैसे ही समुद्र की तरफ जाओगे तो सबसे पहले हल्की सी जो गहराई में आपको दिखेगी, पानी से हल्की सी नीचे दिखेगी, उसको सर कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। सबसे पहली आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा, उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, इट्स अ सीवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंट फ्रॉम द शोर लाइन टू द कॉन्टिनेंटल एज। शोर लाइन क्या होती है सर, ये वाली, ये शोर लाइन है, ठीक है। उससे लेकर कॉन्टिनेंटल एज तक होती है, ठीक है। सीवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंट फ्रॉम द शोर लाइन टू द कॉन्टिनेंटल एज। इट्स अ शैलो प्लेटफॉर्म, ज्यादा बड़ा नहीं होता, इट्स अ शैलो प्लेटफॉर्म। विड्थ वेरी ग्रेटली, ठीक है। इसकी जो विड्थ होती है, वाइडनेस होती है, वो वेरी करती है, किसी समुद्र में कितनी होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है, ठीक है। वो कहता है कि जहां पे कोस्ट एक्सट्रीमली माउंटेनियस होगी, पूरे माउंटेन्स वगैरह होंगे, जैसे कि रॉकी माउंटेन, इंडियन माउंटेन, ठीक है, वहां पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंटायरली एब्सेंट होगी। ये चीज ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका कारण क्या है, बनने का इसका कारण क्या है, 3 कारण हमने पढ़े थे। कॉन्टिनेंटल सबमर्ज, कि कॉन्टिनेंट सबमर्ज हो गया होगा, क्यों, क्योंकि आइस एज में टेम्परेट लैटिट्यूड्स में जो बर्फ थी वो पिघल गई थी, जिस वजह से जो सी लेवल था वो राइज अप हो गया, ठीक है, जिससे कॉन्टिनेंट जो थे वो सबमर्ज हो गए, ठीक है। सी लेवल नीचे था पहले, लेकिन आइस जैसे पिघलती गई तो ये सी लेवल बढ़ गया, ठीक है, तो कॉन्टिनेंट क्या हो गया, सबमर्ज हो गया। दूसरा रीजन क्या है सर, वेव इरोजन। जैसा कि आप फिगर नंबर 2 में देख सकते हो, ओरिजिनल प्रोफाइल ये ऐसी थी जो डॉटेड करके है, ठीक है। उसके बाद ये इरोड होगी और ये क्या बन गया सर, प्लेटफॉर्म कॉन्टिनेंटल शेल्फ बन गया, ठीक है। तीसरा था डिपोजिशन, ठीक है। जो भी रिवर बोर्न मटेरियल्स हैं या लैंड डिराइव मटेरियल्स हैं वो धीरे धीरे डिपॉजिट होते गए, ठीक है, और यहाँ पे एक शेल्फ बन गई जिसको नाम है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। 3 रीजन है, कॉन्टिनेंटल सबमर्ज, वेव इरोजन और डिपोजिशन, याद रखेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनने का। उसके बाद सर हमने पढ़ा कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, भैया इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम पढ़ क्यों रहे हैं, ऐसी क्या खास बात है। इसकी खास बात यह है कि सर जो इसकी शैलोनेस होती है, यानी कि कम गहराई होती है, कि ये सनलाइट को हेल्प करती है पेनिट्रेट करने में, ताकि वो पानी में जाए, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस होने में हेल्प करे, ठीक है, ताकि जो सूक्ष्म जीवाणु है यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो जो सॉरी जो प्लांट्स हैं उनको फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या कहते हैं, सॉरी, खाना बन पाए, ओके। और ताकि वो जो
प्लैंक्टन्स हैं उसमें पानी के अंदर, ठीक है, जिनके ऊपर फिश थ्राइव करती है, ठीक है, जो फिश को चाहिए होते हैं, तो वो फिश को अपना खाना मिल जाए। ओके, that's why rich in plankton on which fishes thrives, and that's why this continental shelf is the richest fishing ground in the world। याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ट्रेंचेस, सबसे ज्यादा रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड कौन सा है? सो द आंसर इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ओके, उसके बाद लिमिटेड डेप्थ एंड जेंटल स्लोप कीप आउट द कोल्ड अंडर करंट एंड इंक्रीज द हाइट ऑफ टाइड्स, ठीक है, टाइड्स की हाइट भी इंक्रीज करता है, विच लेड टू इंक्रीज द पावर। ओके, उसके बाद सर नेक्स्ट जो है हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप। स्लोप मैंने बताया था कि जो कॉन्टिनेंटल, जहां शेल्फ खत्म होती है, उसके बाद ये एज आ जाती है, और एज के बाद फिर ये शुरू होता है स्लोप, ठीक है। एट द एज ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ देयर इज एन अब्रप्ट चेंज ऑफ ग्रेडियंट, देयर इज एन अब्रप्ट चेंज ऑफ ग्रेडियंट। ओके, डीप सी प्लेन आता है, उसके बाद अनडुलेटिंग प्लेन, या अनडुलेटिंग मतलब जो उबड़ खाबड़ हो इस तरह से, ठीक है। लाइन 2-3 miles बिलो द सी लेवल, कवरिंग 2/3 ऑफ द ओशन फ्लोर, आल्सो नोन एज एबिसल प्लेन। याद रखेंगे, पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि एबिसल प्लेन इज अ फीचर ऑफ ओशियन। ओके, याद रखेंगे, विच लैंडफॉर्म? ओशियन लैंडफॉर्म, ग्लेशियर लैंडफॉर्म, रिवर लैंडफॉर्म। ओके, द एबिसल प्लेन इज अ फीचर ऑफ ओशियन लैंडफॉर्म, याद रखेंगे। इट हैज एक्सटेंसिव सबमरीन, इट हैज plateaus, ridges, trenches, basins, oceanic island which rise above the sea level in the midst of ocean। उसके बाद हमने पढ़ा सर ओशियन डीप। सर डीप, डीप बोले तो गहराई, सर हमारे नाम के आगे डीप इसलिए नहीं लगा हुआ, इसका मतलब गहराई है सर कुछ, ठीक है, समझे। दिस इज हाउ यू कैन पैम्पर योर सेल्फ बाय डूइंग योर ओन तारीफ। ओके, ओशियन डीप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। दीज आर लॉन्ग एंड नैरो ट्रेंचेस, आई विल शो यू द ट्रेंच, दिस वन सर, दिस इज द ट्रेंचेस, ओशियन डीप। ओके, मरियाना ट्रेंच के बारे में बताया था आपको। लॉन्ग एंड नैरो ट्रेंचेस मोस्टली नॉट लोकेटेड इन द मिडेस्ट ऑफ ओशन, जनरली ओशन के बीचों बीच नहीं लोकेट होती, मोस्टली फाउंड क्लोज टू द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, पर्टिकुलरली पैसिफिक ओशियन। ओके, एग्जांपल मरियाना ट्रेंच जो कि 36,000 फीट की गहराई है जिसकी, ठीक है, और ओशियनिक जो ट्रेंचेस होती हैं उनका मैग्नीट्यूड बहुत ग्रेटर होता है देन हाईएस्ट माउंटेन्स ऑन लैंड। जितने भी ऊंचे पर्वत हैं उनसे ज्यादा, मैंने कल की क्लास में बताया था, माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंची है। ओके, ये डायग्राम देख सकते हो और अच्छी तरह। दिस इज द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, देन कॉन्टिनेंटल स्लोप, देन दिस इज द एबिसल प्लेन, this is the volcanic island, you can see the mouth and this mouth is known as the crater। okay, and this is the submarine ridges। okay, और ये पूरा का पूरा प्लेन है, एबिसल प्लेन है। ओके, याद रखिएगा, इट एक्वायर द 2/3 एरिया ऑफ द ओशियन। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा ओशियनिक डिपॉजिट्स। ओशियन में डिपॉजिट्स होते हैं लाइक मटेरियल्स इरोडेड फ्रॉम द अर्थ व्हिच आर नॉट डिपॉजिटेड बाय द रिवर्स और एट द कोस्ट इवेंचुअली ड्रॉप्ड ऑन द ओशन फ्लोर, जो कि सीधा ओशन फ्लोर में ही गिरते हैं। वो नदी के बेसिन पे नहीं जमा होते, ना ही वो लैंड पर जमा होते हैं, वो सीधा आके ड्रॉप आउट होते हैं आपके ओशियन में। ओके, three type of oceanic deposits। The first one is muds। Muds are terrigenous deposit। Terrigenous came from the word terrestrial। Terrestrial means land। Sorry, just remember this thing, terrestrial means land, ठीक है। आपने टेरेस्ट्रियल रेस के बारे में सुना होगा। ओके, अर्थ से रेस निकलती है, उसको टेरेस्ट्रियल रेस बोलते हैं। ओके, सुना है? हैव यू हर्ड दिस थिंग? सुना है भाई? कंबल में सो तो नहीं गए? अच्छा, शुक्र है, मैं क्या जागे हो ना भाई? हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। मैं डर जाता हूँ, मैं क्या सो वो तो नहीं गए कहीं? इधर उसकी लैपटॉप की आवाज चला रखी है, मम्मी को भी पता चल रहा है हाँ मेरा बच्चा पढ़ रहा है, लैपटॉप की आवाज हल्की सी दरवाजे के पास लैपटॉप रख दिया और खुद कंबल ओढ़ के सो गया। मम्मी को भी लग रहा है पढ़ रहा है, भाई सर की आवाज तो नीचे तक आ रही है। हाँ भाई, तभी ना मैं पूछता रहूंगा, ठीक है ठीक है, कहीं सो ना जाए बीच में। ठीक है, तो 3 तरह के डिपॉजिट्स होते हैं सर। मड्स, टेरिजीनियस डिपॉजिट्स, टेरिजीनियस रिलेटेड टू द वर्ड टेरेस्ट्रियल के लैंड। टेरिजीनियस डिपॉजिट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट डिराइव फ्रॉम द लैंड। ओके, मेनली डिपॉजिटेड ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे डिपॉजिटेड होते हैं, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे। सुबह के लेक्चर में नींद आती है। अच्छा चलो, अभी तो नहीं आ रही, अभी तो नहीं आ रही।
आ रही है तो हाथ मुंह धो के बैठ जाओ भाई। ठीक है, तो आई मेक श्योर कि थोड़ी देर बाद आपको कोई अपनी बीवी का किस्सा सुनाऊं ताकि आपकी नींद खुल जाए। ठीक है, तो घबराना मत, अभी कल का चर्चा करेंगे हम। ठीक है, बीच में नींद नहीं आएगी, पक्की बात है सर, नहीं आएगी नींद, क्योंकि हमारी बीवी और हमारे किस्से बहुत सारे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो जो मड्स होती है, जिसको मैंने आपको बोला कि टेरिजीनियस डिपॉजिट जिसको बोलते हैं, ओके, इट मेनली डिपॉजिटेड ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये याद रखेंगे। ब्लू ग्रीन रेड कलर की मड्स होती है एंड देयर कलरिंग इज डिपेंड अपॉन द केमिकल कंटेंट। उसमें केमिकल कंटेंट कौन सा है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था रेड सॉइल में केमिकल, हाँ कल का बताऊंगा यार, बताऊंगा, अभी बीच में थोड़ा ये हो जाए पिछला, फिर बताता हूँ अभी थोड़ी देर। तो केमिकल कंटेंट उसमें कौन सा है, उसका कलर उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, उस मड का। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कल को, रेड सॉइल इज रेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड और यू कैन से आयरन ऑक्साइड। ओके, उसके बाद दूसरा है सर ऊजेस। ऊजेस इज रिलेटेड टू द पेलाजिक डिपॉजिट्स। ठीक है, पेलाजिक केम फ्रॉम द वर्ड पेलाजोस। प्लाजोस जो पहनती है औरतें हमारी, वो वाला प्लाजो नहीं है, दूसरा पेलाजोस है। ओके, पेलाजोस मींस सी, समुद्र। ओके, तो इससे ऐसे याद रखेंगे, जब आप प्लाजो पहनते हो तो सारे देखते हैं आपको, अरे वाह जी ये टेंट का कपड़ा क्यों पहन रखा है। ठीक है, तो याद रखेंगे पेलाजो वो देखते हैं सी, तो ये सी समुद्र वाला आएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे पेलाजोस केम फ्रॉम द वर्ड सी। ओके, पेलाजोस मींस सी, समुद्र से रिलेटेड हो। ओके, पेलाजो पहन के देखते हैं सी, देखना, और यहाँ सी एस ई ए वाला। ओके, हाँ कुछ भी यार ऐसे ही बस कुछ भी, कुछ ना कुछ तो करना है ना हमने, तो फिर तभी तो याद रहेगा, है ना। तो ऊजेस पेलाजिक डिपॉजिट्स याद रहेगा, डिराइव फ्रॉम द ओशियंस। ठीक है, ओ इज इक्वल टू ओ, तभी यहाँ पे लिखा हुआ है ऊजेस इज इक्वल टू ओशियन। ठीक है, इक्वल टू ओ याद रखेंगे। ठीक है, पेलाजोस याद रखना बस। ठीक है, पेलाजो को देखते हैं जब पेलाजो पहनते हैं ना, जब निकले बाजो बन के, कौन सा गाना ऐसे कुछ है ना वो, हाँ, तो इट इज मेड ऑफ शेली एंड skeletal remains of the marine microorganisms with calcareous and siliceous parts. Okay, तो याद रखेंगे क्लेज डिपॉजिट्स, रेड क्ले फॉर एग्जांपल, रेड इसका कलर इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द, हाँ हाँ वही, चलो पटोला बन के प्लाजो पहन के एक ही बात होगी, राइमिंग तो सेम है ना, भावनाओं को समझो, अभी हमने याद करना है ना, तो हमने गाना चेंज कर दिया अपने अकॉर्डिंग। तो क्ले सर, रेड क्ले सर, रेड उसका कलर है बिकॉज ऑफ द क्यूमुलेशन ऑफ द वोल्केनिक डस्ट ब्लोन आउट फ्रॉम द वोल्केनोस ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन। ओके, अकर इन द डीपर पार्ट्स ऑफ द अर्थ। याद रखना ये जो राख है, किसकी, ज्वालामुखी की जो राख है, वो गहराई में है, डीपर पार्ट्स ऑफ द ओशियन। तो तीन तरह के ओशियनिक डिपॉजिट्स हैं सर हमारे पास, मड्स हैं जिनको टेरिजीनियस डिपॉजिट्स या टेरेस्ट्रियल डिपॉजिट्स बोलते हैं। सेकंड वन इज ऊजेस, प्लाजोस, सी, देखना। ठीक है, ओजेस इज इक्वल टू ओशियंस। ओके, जिसमें शैली और स्केलेटल रिमेन्स होते हैं। ठीक है, कैल्सीरियस, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं उनकी हड्डियां। ओके, याद रखना, और सिलिका की बनी होती है, सिलिका कंटेंट होता है उसमें। तीसरा सर क्ले है, रेड क्ले, जो कि वोल्केनिक जो डस्ट होती है सर, उससे बनी होती है। ठीक है, और ये डीपर पार्ट्स में होती है, ये डीपर पार्ट्स में होती है, ये मीडियम बीच में मिलेगी आपको, और ये मड्स आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ में मिलेंगे। ठीक है, तीन तरह के डिपॉजिट्स हैं, हो चुके हैं हमारे। उसके बाद सर हमारी बारी आती है सर सैलिनिटी की, यानी खट्टेपन की। जिंदगी का मजा खट्टे में मेरे भाई, तो याद रखेंगे ये वाला फॉर्मूला कि समुद्र में आपको मोर देन 77% मिलेगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो और मैग्नीशियम मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा सर, और पोटेशियम मिलेगा, और बाकी का जो छुटमल छुटमल है वो सर काफी छुटमल क्वांटिटी में है, यानी कि वेरी मिनट क्वांटिटी में। छुटमल बोले तो मिनट क्वांटिटी, कुछ कम मात्रा में। ठीक है, तो याद रखेंगे सी वाटर मोर देन 77% ऑफ NaCl, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम। ठीक है, कैल्शियम मिलेगा क्योंकि कैल्शियस डिपॉजिट्स होते हैं, पोटेशियम मिलेगा सर आपको, और मैग्नीशियम मिलेगा, याद रखेंगे। ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर, ओशन वाटर, प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट साल्ट्स रिमेन कांस्टेंट इन ऑल ओशन एंड इवन इट टू द ग्रेटर डेप्थ। वो कहता है कि समुद्र में आपको जो सॉल्टनेस है, जो खारापन है, ठीक है, वो आपको उसका प्रोपोर्शन लगभग सेम मिलेगा, यानी ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे, प्रोपोर्शन सेम मिलेगा। ठीक है, मतलब एवरेज अगर हम देखें। सैलिनिटी होती क्या है सर, सैलिनिटी इज अ डिग्री ऑफ साल्टनेस ऑफ वाटर, कि पानी में कितना खारा बना है। ओके, इट इज मेजर्ड आइदर इन परसेंटेज और ppm, दैट इज पार्ट्स पर मिनट। ठीक है,
आइसोहेलाइंस कल मैंने आपको बताई थी, मैप्स के ऊपर हाइपोथेटिकल लाइंस बनी होती है, उन प्लेसेस को ज्वाइन करती है जिनकी सैलिनिटी सेम होती है सर, आइसोहेलाइंस याद रखो, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था सर आइसोहेलाइन के ऊपर। ओके, आइसोहेलाइंस आर द लाइंस इन मैप्स ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग एन इक्वल डिग्री ऑफ सैलिनिटी। ओके, एवरेज सैलिनिटी कितनी होती है ओशंस की, ये भी पूछ सकता है सर, 35.2। ओके, दैट इज 35 पार्ट्स ऑफ salt in 1000 parts of water। ओके, रेड सी सर हाई सरफेस इवेपोरेशन होती है, इसलिए इसकी हाई एवरेज सैलिनिटी है, दैट इज 39%। व्हेन डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाई, डेंसिटी के बारे में कल आपको बताया था, इट इज इम्पॉसिबल टू सिंक, दैट्स व्हाई बिगिनर स्विमर्स फाइंड इट इजियर टू फ्लोट। ओके, वेरिएशन ऑफ सैलिनिटी इन वेरियस सीज और ओशंस आर अफेक्टेड बाय, वो कहते हैं कि समुद्र में या सागर में या महासागर में, ठीक है, सागर सीज, ओशियंस महासागर। ओके, सागर और महासागर में जो खारापन होता है, जो सैलिनिटी होती है, वो किस पे डिपेंड करती है सर, वो दो तीन चीजों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट इज रेट ऑफ इवेपोरेशन, कल मैंने आपको सिंपल सी चीज बताई थी सर, जहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होगी वहां पे खारापन ज्यादा मिलेगा, और जहां इवेपोरेशन कम होगी वहां खारापन कम मिलेगा। ये देखिए, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो कि 20 से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ, यानी जो लैटिट्यूडनल लाइंस हैं हमारी, वहां पे हाई प्रेशर बेल्ट्स ऑफ ट्रेड विंड डेजर्ट्स हैं, ठीक है, हाई सैलिनिटी होती है वहां पे, क्योंकि वहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई है, आरओई मींस रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई है। ये जो एरो डाले हुए हैं ना ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ जा रहे हैं, ये हाई का निशान है, ठीक है। इट इज कोज्ड बाय हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी की वजह से, ठीक है। अमाउंट, दूसरा फैक्टर है सर फ्रेश वाटर की, जो मीठा पानी जिसको बोलते हैं फ्रेश वाटर को हिंदी में, ठीक है, फ्रेश वाटर कौन ऐड कर दे रहा है उसमें, ठीक है ना। अगर तो पानी ज्यादा ऐड होता रहेगा, जाहिर सी बात है, अगर सपोज किसी समुद्र में जो सैलिनिटी, एवरेज सैलिनिटी 35 पार्ट्स ऑफ इन 1000 पार्ट्स ऑफ वाटर है, ठीक है, इतनी सैलिनिटी है, इसमें अगर और पानी ऐड होता रहेगा तो इसकी सैलिनिटी तो कम हो जाएगी ना। अब घर में नींबू पानी बनाया आपने, खट्टा नींबू पानी बना दिया, ठीक है, अब एक गिलास के लिए तो आपने 1 चम्मच डाल दिया सपोज करो उसमें नमक, ठीक है, और आपने 10 गिलास में भी 1 नमक डाल दिया, तो उसकी खट्टापन कम हो जाएगा ना। आपके जो मेहमान आए होंगे थप्पड़ मारेंगे ना आपके मुंह पे, आपकी लड़की को तो नींबू पानी भी नहीं बनाना आता, ठीक है, इसने इसकी सैलिनिटी कम कर दी है, ठीक है, और वहीं आपका रिश्ता कैंसिल हो जाना, ठीक है। और फिर तुम्हें दीपांशु सर की बात याद आएगी कि इसकी सैलिनिटी हमने कम कर दी है। कैसे कम कर दी है, क्योंकि इसमें हमने फ्रेश वाटर मिला दिया, ठीक है। तो वहां इस तरह के टुच्चे एक्सपेरिमेंट ना करें, ठीक है। तो उनसे पूछें कि आपको कितने पीपीएम पानी चाहिए, तो आपका मेहमान कहेगा कि वो क्या होता है, उसको फिर थप्पड़ मारना आपने कि बताओ ना, एवरेज सैलिनिटी कितनी होती है नींबू पानी में, 25 होती है, तुम्हें कितनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि अगले को भी लगेगा कि भाई लड़का समझदार है, तो नींबू पानी ना ही बनवाओ, फिर आज के बाद आपको कहेगा भी नहीं इस तरह के काम, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर जब ऐड हो जाता है तो इससे सैलिनिटी कम हो जाती है, ठीक है। अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर एडेड बाय प्रेसिपिटेशन स्ट्रीम्स, अरे 53 कर देगा, मर जाएगा भाई वो, कड़वा कड़वा जहर हो जाएगा, नींबू पानी नहीं बनेगा, वो कड़वा पानी बनेगा। प्रेसिपिटेशन स्ट्रीम्स आइसबर्ग्स, ठीक है। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, इक्वेटर पे गर्मी होती है, गर्मी के कारण, हाई वेपोरेशन के कारण, हाई ह्यूमिडिटी के कारण वहां पे हैवी रेनफॉल होती है, तो सैलिनिटी उसकी 35% से कम होती है, याद रखेंगे। इक्वेटर पे, इक्वेटर पे सैलिनिटी कम होती है। ट्रॉपिक्स में स्पेशली आपके 20 से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ में सैलिनिटी ज्यादा होती है, ये चीज ध्यान रखना सर। ओके, कोल्डर क्लाइमेट में इवेपोरेशन कम होती है, तो इसलिए सैलिनिटी भी कम होती है। तो आपसे पूछ लेगा कि सैलिनिटी ज्यादा कहाँ पे मिलेगी, 20 से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ में, कम कहाँ पे मिलेगी, इक्वेटर पे कम मिलेगी, और आपकी कोल्डर क्लाइमेट्स में कम मिलेगी। ओके, उसके बाद सर पढ़ते हैं, हाँ तीसरा, ये वाला हमारा पेज कल मिसिंग था, तो ये आज यहाँ से शुरू करते हैं। और तीसरा फैक्टर है सर सैलिनिटी का, द डिग्री ऑफ वाटर मिक्सिंग बाय करंट्स। करंट कौन से सर, ये ओशियनिक करंट्स हैं। याद है मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कई बच्चों को, कुछ बच्चों ने किया था, कुछ बच्चों ने नहीं किया था, तो दोबारा से मेरी दरख्वास्त है छोटी सी प्यारी सी, अगर तो पेपर निकालना है, ठीक है, तो भाई पढ़ लेना ओशियनिक करंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ओशियन करंट्स। वैसे तो इसके बीच में हम कराएंगे, बट आपको मैंने पहले भी बोला था, फिर चलो आज तो कराएंगे ही, चलो तो इसको रिवाइज जरूर कर लेना एक बार। आपको सभी वार्म करंट, कोल्ड करंट, सभी आपको करंट्स के नाम याद होने चाहिए, कौन सा कहाँ से निकल रहा है, कहाँ जा रहा है, ठीक है, कौन सी कोस्ट पे कौन सा करंट है, सबके नाम याद होने चाहिए, ठीक है। वो कहता है डिग्री ऑफ वाटर इज डिपेंड अपॉन मिक्सिंग बाय करंट्स, ठीक है।
जो पानी की डिग्री होती है, यानी जो पानी का टेम्परेचर होता है, वो करंट्स की वजह से कम बढ़ हो जाता है, ठीक है, जिस वजह से सैलिनिटी भी कम बढ़ हो जाती है। अब कैसे? वो कहते हैं होली और पार्शियली इनक्लोज सीज, यानी कि आपको शायद रुको, मैंने वीडियो क्या कहते हैं, फोटो डाली हुई है शायद, स्लाइड होली इनक्लोज्ड सी की। जैसे कि आपका है ब्लैक सी, ये होली इनक्लोज्ड है, ठीक है, मतलब इसके आसपास क्या है, सारे कंट्रीज हैं। ये ब्लैक सी है, ये पूरी तरह से बंद है सर, इसके आस पास पूरे कंट्रीज हैं सर, बिल्कुल भी जगह नहीं है इसको सांस लेने की भी। ये देख सकते हो सर, पूरी तरह इनक्लोज्ड है, ब्लैक सी होली इनक्लोज्ड है पूरी तरह। पार्शली इनक्लोज भी दिखा देता हूँ, जैसे कि आपका है मेडिटेरेनियन सी सर, पार्शली इनक्लोज्ड है। ये रहा आपका सर अफ्रीका है सर, अफ्रीका की कोस्ट के बीच में। ये देखिए सर, पार्शली इनक्लोज्ड है, मेडिटेरेनियन सी। ओके, ये देखिए सर, ये रहा, ठीक है, ये है मेडिटेरेनियन सी। उसके बाद ये है सर आपका रेड सी, कैरिबियन सी। कैरिबियन सी ये भी पार्शियली इनक्लोज्ड है, यहाँ से खुला हुआ है सर, पार्शियली इनक्लोज्ड। या ये वाली कंट्रीज को बोलते हैं सर कैरिबियन कंट्रीज। ओके, इस तरह से कह रहा था मैं आपको डायग्राम बनाने के लिए। आपकी जो नोटबुक है ना, उसमें सीज मेंशन कर सकते हो। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लैक सी के आसपास कौन से बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, कैरिबियन सी के आसपास कौन से बॉर्डरिंग कंट्रीज है। इस तरह से मैंने आपको कहा था अपनी मैप की नोटबुक बनाना, बट एक दो बच्चों का शुरुआत में आया भी था, बट उसके बाद सभी ठंडे पड़ गए हैं। एनीवेज, उसके बाद ये रहा सर रेड सी, आपका अफ्रीका के आपकी ईस्ट कोस्ट पर है, ईस्ट साइड है, ठीक है, ये भी पार्शियली इनक्लोज्ड है। ओके, तो इस तरह से इनके जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है ना, वो आपको जरूर पता होना चाहिए सर। प्लीज मेक श्योर कि आप ये वाली असाइनमेंट मेरे को सबमिट करें एज सून एज पॉसिबल। ओके, मैप सर बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ज्योग्राफी में आपको कुछ हासिल करनी है ना महारत, तो मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद सर नेक्स्ट, हाँ, इसमें बता रहे थे आपको होली और पार्शली इनक्लोज सी, जैसे कि कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, पर्शियन गल्फ, ठीक है, देयर वाटर डू नॉट मिक्स फ्रीली विद ओशन वाटर। वाटर कहाँ से इजिली मिक्स करेगा समुद्र के पानी से? वो क्यों नहीं मिक्स कर पा रहा? क्योंकि वो पार्शियली इनक्लोज या फिर होली इनक्लोज्ड है, वो पूरी तरह से मिक्सअप नहीं हो पा रहा। दैट्स व्हाई दे आर नॉट पेनिट्रेटेड बाय द ओशन करंट। तो ये ओशन करंट का भी इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, इसलिए इनकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, अराउंड 37% है, ठीक है ना। जब बाहर से कोई और पानी ही नहीं आ पा रहा, ठीक है, आपने ये नींबू पानी का जग भर के रख दिया एक, ठीक है, इसमें कोई जगह नहीं है कहीं से कुछ घुसने की, ठीक है, और एक नींबू पानी का जग रख दिया जिसमें ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है। अब सपोज करो आपने छत पे रख दिया दोनों जग, अब इसमें तो बारिश आएगी, तो इसकी तो सैलिनिटी कम हो जाएगी ना। सपोज करो आधा नींबू पानी का जग ये भरा हुआ था, आधा नींबू पानी का जग ये भरा हुआ था, अब इसके ऊपर तो ढक्कन लगा हुआ है, इसमें तो पानी जाएगा नहीं, समझे मेरी बात? इसमें पानी जाएगा नहीं तो इसकी सैलिनिटी कम नहीं होगी, लेकिन इसमें ऊपर ढक्कन खुला हुआ है तो इसमें पानी जब जाएगा तो इसकी सैलिनिटी कम हो जाएगी। तो सिमिलरली ये जो पार्शियली और होली इनक्लोज सी है, ये आपका वो वाला जगह है जो आपका नींबू पानी से भरा हुआ है लेकिन ढका हुआ है, ठीक है, समझे मेरी बात? तो वाटर डू नॉट मिक्स फ्रीली विद ओशन वाटर, ठीक है, ओशन वाटर यानी बाहर से पानी, ठीक है, दैट्स व्हाई एंड दे आर नॉट इवन पेनिट्रेटेड बाय द ओशन करंट्स, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट्स सैलिनिटी इज हाई, इसकी सैलिनिटी हाई रहेगी। लेकिन जब इसमें खुला वाला है, उसमें जब पानी डलेगा तो इसकी सैलिनिटी कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो उसकी सैलिनिटी हाई रहेगी 37%। ओके, किनकी? पार्शियली और होली इनक्लोज सी की। याद रखेंगे मेरी छोटी सी बात, आपसे पूछ लेगा तीन चार सीज के नाम दे देगा कि इसमें से किसकी सैलिनिटी ज्यादा होगी। आपसे पूछ लेगा कि जोन से अरेबियन सी की सैलिनिटी ज्यादा है या कैस्पियन सी की ज्यादा है, तो किसकी होगी बताओगे? अरेबियन सी और कैस्पियन सी, किसकी सैलिनिटी ज्यादा होगी दोनों में से? कैस्पियन की होगी ना, बट ऑब्वियस जोन सा होली और पार्शियली इनक्लोज्ड है उसकी सैलिनिटी ज्यादा होगी, याद रखेंगे मेरी बात छोटी सी, ठीक है। तो रेंज ऑफ सैलिनिटी वो कहता है नेग्लिजिबल होगी वेयर देयर इज फ्री मिक्सिंग ऑफ वाटर बाय सरफेस और सब सरफेस करंट, ठीक है। वो कहता है कि सैलिनिटी खारापन जो है वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होगा जहां पे पानी इजिली मिक्सअप होने के चांसेस हैं, ठीक है,
सरफेस पे और या फिर सब सरफेस करंट्स की वजह से। ओके, अभी करंट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद बारी आती है सर टेम्परेचर की बारी। सर ओशियन वाटर का टेम्परेचर, आपको पता है कि लैंड का टेम्परेचर तो जल्दी से ही ठंडा हो जाता है और जल्दी से गर्म हो जाता है, लेकिन जो ओशियन वाटर है उसको ठंडा होने में, गर्म होने में टाइम लगता है। ठीक है सर, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। लाइक लैंड मास, ओशियन वाटर टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, वो कहता है कि लैंड मासेस की तरह ये बात तो ठीक है कि ओशियन वाटर का भी टेम्परेचर वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, लेकिन वाटर वार्म्स अप एंड कूल्स डाउन मच मोर स्लोली देन लैंड। ठीक है, लैंड तो जल्दी ठंडी गर्म हो जाती है, लेकिन जो समुद्र है उसमें टाइम लगता है। ठीक है, वाटर वार्म्स अप एंड कूल्स डाउन मच मोर स्लोली देन लैंड। रिडक्शन ऑफ टेम्परेचर विद लैटिट्यूड इज नॉट कांस्टेंट। ये भी चीज ध्यान रखेंगे, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस बाय द वार्म एंड कोल्ड करंट्स, विंड्स और एयर मासेस। वो कहता है सर कि जो जैसे हम लैटिट्यूड्स पढ़ते हैं ना, इक्वेट, ये पढ़े हैं ना लैटिट्यूड्स, आपको बताया भी था 0 डिग्री लैटिट्यूड, 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन 23.5 साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, उसके बाद पोलर बेल्ट, ये याद है ना लैटिट्यूडनल लाइंस, एनसीईआरटी अगर पढ़ी हो तो। हाँ पता है ना मेरे भाई, तो जैसे पता है ना इक्वेटर से ऊपर जाओ तो पोल्स की तरफ तो ठंडी होने लगती है, ये पता है ना। इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाओ, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है, फिर कम गर्मी, फिर उससे ऊपर और कम गर्मी, फिर बिल्कुल ठंडी, है ना, याद है ना। हाँ, तो वो कहते हैं जैसे कि लैंड पर होता है ना कि लैटिट्यूडनल बेल्ट वाला चक्कर है, ओशियन में ऐसा कोई लैटिट्यूडनल बेल्ट वाला चक्कर नहीं है, याद रखेंगे। रिडक्शन ऑफ टेम्परेचर विद लैटिट्यूड इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि समुद्र में इंटरफेरेंस कौन करते हैं? वार्म और कोल्ड करंट्स, विंड्स और एयर मासेस। अब क्वेश्चन क्या है सर, वार्म और कोल्ड करंट होते क्या हैं? पहले इतना बात समझो कि कोल्ड करंट नाम से क्लियर है, कोल्ड करंट क्या करेगा? ठंडा ही करेगा ना कुछ। वार्म करंट वार्म करेगा। तो कोल्ड करंट रिड्यूस द सरफेस वाटर टेम्परेचर, जो वाटर टेम्परेचर है उसको रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। नाम से क्लियर है ना, कोल्ड करंट का काम क्या है? कुछ ठंडा ही करेगा, है ना। रिड्यूस सरफेस वाटर टेम्परेचर। वार्म करंट इंक्रीज द सरफेस वाटर टेम्परेचर। ओके, कोल्ड करंट कम कर देगा, ठंडा कर देगा ना, यानी टेम्परेचर कम कर देगा, और वार्म करंट इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा सरफेस वाटर टेम्परेचर। ठीक है, हाईएस्ट वाटर टेम्परेचर फाउंड इन द, कहाँ पे? इनक्लोज्ड सी इन द ट्रॉपिक्स। जो हाईएस्ट वाटर टेम्परेचर है, गर्मी ज्यादा किस में होगी? इनक्लोज्ड सी में होगी ना, इन द ट्रॉपिक्स। ठीक है, वो कहता है टेम्परेचर ऑफ ओशियंस वेरीज वर्टिकली विद इंक्रीजिंग डेप्थ। वो कहता है जो ओशियन वाटर टेम्परेचर है ये वर्टिकली वेरी करेगा जैसे ही डेप्थ बढ़ेगी। वो कहता है कि पहले तो रिड्यूस होएगा, पहले 200 फैथम्स आप नीचे जाओगे तो धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा, उसके बाद बहुत धीरे धीरे रिड्यूस होगा। आपने इवन की कुछ सुना होगा, इवन मूवीज वगैरह में भी शायद देखा हो या पता हो आपको। जैसे नीचे जाओगे तो थोड़ा टेम्परेचर और कम होता रहता है ओशियंस में, पता है थोड़ा बहुत, मूवीज में या कहीं सुना हो, है ना। तो वो कहता है कि पहले तो रिड्यूस होता है फॉर फर्स्ट 200 फैथम्स। ठीक है, उसके बाद देन फर्दर रिड्यूस स्लोली। ओके, डीपेस्ट, लेकिन ये चीज ध्यान रखेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप जितना ज्यादा नीचे जाते रहोगे तो वहां आइस जम जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि लिखा हुआ है डीपेस्ट ओशियन, जैसे कि ट्रेंचेस जिसको बोलते हैं, वाटर नेवर फ्रीजेस, याद रखेंगे। पेपर में कहीं पूछ ले आपको कि भाई नीचे ट्रेंच की तरफ जाओगे तो पानी फ्रीज हो जाएगा, नहीं सर, ट्रेंचेस में फ्रीज नहीं हुआ, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये बारी थी सर टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर की। उसके बाद सर आपका आता है, ये है सर आपके करंट्स, तो पढ़ते हैं सर। द मूवमेंट ऑफ ओशियन करंट, ओशियन करंट की मूवमेंट्स के बारे में। ओशियन करंट होता क्या है सर, उसकी मूवमेंट कैसे होती है, ठीक है सर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सर, यूपीएससी आस्क्ड सो मेनी टाइम्स। ओके, तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी आंखें अच्छी तरह खोल लें। थोड़ा सा जलपान कर लेते हैं, 2 मिनट। इसमें कोई डाउट हो अभी तक तो आगे चलें हम लोग। इसमें कोई डाउट हो, कुछ कुछ ना समझ आया हो, कुछ खारेपन, कुछ नींबू पानी वाला कोई कंसेप्ट ना समझ आया हो, प्लाजोस वाला ना समझ आया हो, टेरेस्ट्रियल डिपॉजिट्स,
पेलाजिक डिपॉजिट। हम तो चाय पान कर रहे हैं। अरे क्या बात है देवी जी, आप तो बिल्कुल एकदम शुद्ध हिंदी बोल रही हो। हैं, क्या बात। पान खा रही हो क्या, मीठा पान है? वो सुनाया था वो किस्सा, तो दिल्ली में गए, बोले भैया पान लगा दो, बोले कौन सा पान, बोले मीठा पान, बोले कितना मीठा, बोले फुल मीठा। अबे रसगुल्ला डाल देंगे इसमें। पान वाला बोलता। एक से एक पड़े हैं खतरनाक प्राणी। सर्दियों में जितना उतना मैक्सिमम पानी वाटर इनटेक ज्यादा रहो। ठीक है, जनरली बच्चे सर्दियों में पानी नहीं पीते हैं। ठीक है, पानी जितना पियोगे उतना बॉडी में से टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो रिमूव होंगे आपके, और आपकी स्किन ग्लो करेगी, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मिक्सिंग बाय करंट एक बार रिपीट कर दीजिए सर। ओके देवी जी, मिक्सिंग बाय करंट कौन सा देवी जी? मिक्सिंग मिक्सिंग बाय करंट कौन सा बताया है हमने? मिक्सिंग बाय करंट कौन सा बताया मैंने? फ्री मिक्सिंग ऑफ वाटर कह रहे हो क्या? मिक्सिंग ऑफ वाटर कह रहे हो क्या, कि जब पानी मिलता है? थर्ड पॉइंट, अच्छा ये वाला, द डिग्री ऑफ वाटर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला, ओके ओके। हाँ, ये मैंने आपको बताया ना, देखो, पार्शियली इनक्लोज्ड सी या फिर जो फुली इनक्लोज्ड सी होगा, ठीक है, उसमें देर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसकी सैलिनिटी हाई रहेगी। द रीजन बीइंग इज कि उसमें से बाहर से पानी नहीं आता। अरे आपको बताया तो, ये नींबू पानी वाला एग्जांपल, दो जग आपने सर, मैम आपने नींबू पानी के बनाए, ठीक है, हाफ हाफ जग बनाए, ठीक है, बाहर बारिश आ रही है, आपने बारिश में रख दिया, ठीक है, आपने एक का मुंह खुला रख दिया, एक जग का, और दूसरा जग भर दिया, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, सैलिनिटी कम किसकी होगी, जिसके ऊपर खुला है या जिसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है? बताओ मैम, पारुल जी, पारुल जी से पूछा ना, पारुल जी बताएंगी। जो खुला हुआ है, जो खुला हुआ है उसको क्या होगा, उसका क्या होगा? उसकी सैलिनिटी कम हो जाएगी ना, जाहिर सी बात है। सिमिलरली ये जो होली और पार्शियली इनक्लोज सी हैं, ओके, इनकी सैलिनिटी कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बिकॉज वाटर डू नॉट मिक्स फ्रीली विद ओशन वाटर। ठीक है ना, इनका पानी जल्दी से मिक्सअप नहीं होगा ओशन वाटर, क्योंकि ये इनक्लोज्ड है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, है ना। इसकी सैलिनिटी रहेगी, इसकी सैलिनिटी होगी, इसकी सैलिनिटी कम होगी, जो सी खुला हुआ सी, ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ होली पार्शियली इनक्लोज सी, देयर वाटर डू नॉट मिक्स फ्रीली विद द ओशन वाटर एंड दे आर नॉट पेनिट्रेटेड बाय द ओशन करंट। इवन की ओशन करंट भी नहीं आ सकते। ओशन करंट आपके कोस्ट पे आते हैं, अभी हम आपको समझाएंगे ओशन करंट्स होते क्या हैं और ये कहां पर आते हैं। ये जनरली कोस्ट पर आते हैं, यानी समुद्र जो आपकी सपोज ये कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं, इसकी कोस्ट पर आते हैं, ठीक है, बीच में नहीं आते, इंटीरियर्स में नहीं होते ओशन करंट, याद रखना, ठीक है। दैट्स वाई इनकी सैलिनिटी ज्यादा है, ठीक है, पार्शियली और होली इनक्लोज सी की, ठीक है। और वो कहता है कि रेंज ऑफ सैलिनिटी वहां पे नेग्लिजिबल होगी जहां पे फ्री मिक्सिंग ऑफ वाटर होगा, यानी कि पानी की निकासी होगी, समझे? फ्री मिक्सिंग ऑफ वाटर बाय सरफेस एंड सब सरफेस करंट। ओके, आ गया मैम पारुल? मेरी सिस्टर का नाम पारुल है। पारुल आ गया? आ गया, चलो। तो पारुल जी को आ चुका है समझ, उसको, मेरी बहन को कम समझ में आता है। चलो आपको आ गया, अच्छी बात है। तो हम पढ़ते हैं सर द मूवमेंट्स ऑफ ओशियन करंट्स। ओके, ओशियन करंट होता क्या है सर, इसकी मूवमेंट कैसे होती है, ये ध्यान से पढ़ेंगे। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिमाग कान खोल के, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। ओशियन करंट होता क्या है सर? लार्ज मासेस ऑफ सरफेस वाटर,
सतह, सतह हिंदी में, शुद्ध हिंदी में समुद्र है सर, समुद्र की ऊपर की लेयर है, ऊपर की सतह है। लार्ज मासेस ऑफ सरफेस वाटर सर्कुलेट इन अ रेगुलर पैटर्न इन ओशियन, मतलब कि जो ओशियन में एक रेगुलर पैटर्न में रिवॉल्व करता है उसको ओशियन करंट कहते हैं। दोबारा ध्यान से सुनेंगे, मेरे हाथ की तरफ देखेंगे। ये सतह है सर, समुद्र की सतह, ये जो मेरा हाथ है ना ये सतह है, नीचे समुद्र है, ये ऊपर की सतह है, ठीक है, सरफेस वाटर है। इसमें से कुछ लार्ज मास, मतलब इतना का मास एक ही रेगुलर पैटर्न में सर्कुलेट कर रहा है, उसको ओशियन करंट बोलते हैं। इंग्लिश वर्जन, ओशियन करंट आर द लार्ज मासेस ऑफ सरफेस वाटर सर्कुलेट इन अ रेगुलर पैटर्न अराउंड ओशियंस, सर्कुलेट इन रेगुलर पैटर्न अराउंड ओशियंस, ठीक है। अब ये फ्लो किस डायरेक्शन में करते हैं? फ्लो फ्रॉम इक्वेटर टू पोलवर्ड, जो इक्वेटर से, ये आपका इक्वेटर की लाइन बनाई हुई है 0 डिग्री आपको दिख रही हो, इक्वेटर से पोल की तरफ जो जा रहे हो उनको बोलते हैं सर वार्म करंट। इक्वेटर पे क्या होती है? इक्वेटर पे गर्मी होती है ठंडी होती है, जल्दी बताओ। इक्वेटर पे क्या होती है? इक्वेटर पे गर्मी होती है ना, तो गर्मी की जगह से क्या लेके जाओगे आप? गर्मी लेके जाओगे ना, तो वार्म करंट। इक्वेटर से पोल की तरफ गए, वार्म करंट, याद रखेंगे। पोल पे क्या होती है? ऊपर पोल पे क्या होती है? पोल पे, पोल पे ठंडी होती है, पोल पे ठंडी होती है, तो पोल से इक्वेटर की तरफ क्या लेके जाओगे? ठंडी लेके जाओगे ना, ठंडी जगह से ठंडी लेके जाओगे ना नीचे, तो कोल्ड करंट। फ्लो फ्रॉम इक्वेटर टू पोलवर्ड, यानी इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगा वार्म करंट, और पोल से इक्वेटर की तरफ जाएगा वो होगा सर आपका कोल्ड करंट। सिंपल है, सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको डायग्राम दिखा देता हूं। ये सर इक्वेटर है सर, इक्वेटोरियल लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है ये इक्वेटोरियल लाइन है। 0 डिग्री लिख देता हूं मैं यहाँ पे ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। जो इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, ये सारे इक्वेटोरियल करंट्स हैं, सॉरी वार्म करंट्स हैं। इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ये इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, ओके, ये इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, ये इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, और पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, ये कोल्ड करंट है, नीले वाले। ऊपर से नीचे आ रहे हैं यानी इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, कोल्ड करंट। ये सिंपल सा लॉजिक याद रखोगे। गर्मी की जगह से कोई ठंडी में जा रहा है तो वो गर्मी लेके जाएगा, और ठंडी से जो गर्मी की तरफ जा रहा है वो ठंडी लेके आएगा। सिंपल सा लॉजिक है, नो रॉकेट साइंस। दोबारा से देखेंगे, ओशियन करंट है क्या सर? एक लार्ज मासेस ऑफ ओशियन, सॉरी लार्ज मासेस ऑफ, हाँ हाँ मैं रिपीट कर रहे हैं सुखा पाजी, यार आपको प्लीज कहने की जरूरत ही नहीं, आप यार शूटर हो। देखो आपके बिना के रिपीट करेंगे पाजी। ओशियन करंट है क्या सर? ओशियन करंट्स आर द लार्ज मासेस ऑफ सरफेस वाटर which regulate in the regular patterns around ocean, ठीक है। एक उन्होंने स्पेसिफिक पैटर्न अपना एक पानी में डिसाइड किया हुआ कि इसी पैटर्न में हमने सर्कुलेट करना है। किसने? ओशन वाटर ने। ओशन वाटर लार्ज मासेस, काफी एक गट्ठर सा पानी की सतह पर ही वो एक सर्कुलेशन करते हैं, ठीक है, जैसे कि ये डायग्राम में भी दिखाया हुआ। ये समुद्र के ऊपर ही एक पैटर्न सा बना हुआ है, ठीक है, ये इस तरह से सर्कुलेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में, वो इस डायरेक्शन में कर रहा है, इस डायरेक्शन में, और इसकी डायरेक्शन बताई हुई है। जो इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं वो वार्म करंट है, जो पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं वो कोल्ड करंट है। वेरी सिंपल। Ocean currents are the large masses of surface water circulating regular pattern around oceans, flow from equator to polewards, उसको कहते हैं वार्म करंट। सिंपल सा यार, ज्यादा डेप्थ में मत घुसो, बहुत सिंपल सी कंसेप्ट है। फ्लो फ्रॉम पोल टू इक्वेटर वर्ड्स इज नोन एज कोल्ड करंट। नाउ द क्वेश्चन इज डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज डिसाइडेड बाय फॉलोइंग फैक्टर। वो कहता है कि भैया इसकी डायरेक्शन कैसे डिपेंड करती है, इसका डायरेक्शन ऐसे घूम रही है, ये क्या चक्कर है, मतलब ये कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसकी डायरेक्शन को रिस्पॉन्सिबल है, जो कि इसको डिफ्लेक्ट करते हैं, इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमना है, ऐसे कौन से फैक्टर हैं? पहला तो सर सिंपल सी चीज है, बिल्कुल बच्चे से भी पूछ लो कि यार ये पानी ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है, मतलब सिंपल सा लॉजिक सोचो, कहां से, मतलब कौन सी ताकत मिल रही होगी? जाहिर सी बात है हवा से ही हो रहा है, हवा से ही बह रहा है। वेरी सिंपल लॉजिक। तो प्लैनेटरी विंड्स है ना, प्लैनेटरी विंड्स मतलब जो प्लैनेट पे विंड्स, हवाएं चलती हैं उनको प्लैनेटरी विंड्स बोलते हैं। वेरी सिंपल आंसर। प्लैनेटरी विंड्स कौन सी होती है? जो प्लैनेट पे जितनी भी तरह की हवाएं चलती हैं। अब पढ़ते हैं कौन कौन सी। तो प्लैनेटरी विंड्स का सबसे ज्यादा हाथ होता है। आपसे पूछ लेगा कि जो ओशन करंट्स की डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? सबसे पोटेंट फैक्टर, पोटेंट मीन स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फैक्टर कौन सा है? पहला है हवाएं, यानी प्लैनेटरी विंड्स।
जैसे कि लिखा हुआ प्लानिटरी विंड्स इज द डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन द फ्लो ऑफ ओशन करंट्स। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है फैक्टर्स के ऊपर, ओशन करंट्स के फैक्टर के ऊपर। पहला है सर प्लानिटरी विंड्स, इट हैज द डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन द फ्लो ऑफ ओशन करंट्स बिटवीन, आपको पहले मैं आपको ये बता दूं, थोड़ी सी हवाओं के बारे में बता देते हैं आपको। ये सर इक्वेटर है, आपको पता है कि सर ट्रॉपिक्स से लेकर, दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में जो विंड्स चलती हैं उसको ट्रेड विंड्स बोलते हैं, ट्रेड विंड्स। इसका नाम ट्रेड विंड्स पता है किसी को? कोई बताएगा इसका नाम ट्रेड विंड्स क्यों है? जल्दी से बता दो फटाफट अगर पता है तो, बिना कोई उल्टा सीधा बकवास करे। अगर किसी को पता है तो बताओ, नहीं तो मैं बताता हूँ। पता है जल्दी बताओ फटाफट, नहीं तो मैं बताऊं ट्रेड विंड्स क्यों कहते हैं, इसका नाम ट्रेड विंड्स क्यों पड़ा। अरे जल्दी 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 जल्दी, किसी को नहीं पता लग रहा मेरे को। इट सीम्स लाइक समवन इज, गलत जवाब। मैंने कहा था बकैती नहीं करनी। ओशियनिक ट्रेड मींस, ओशियनिक ट्रेड मींस ट्रेड ऑफ विंड्स। नहीं 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 सर, चलो छोड़ो छोड़ो, मैं बताता हूँ यार, छोड़ो। हाँ, अभी शिवम ने सही बताया, थोड़ा सा आसपास ही ये बताया, ठीक सही बताया। ट्रेड का मतलब पता है, आप एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करता है, ट्रेड करता है, ट्रेड करने का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ सामान दिया, उसने कुछ सामान आपसे लिया, इसको क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग करना। ठीक है, ट्रेडर्स सुने होंगे जो एक सामान को दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। ट्रेडर्स का काम क्या होता है? ट्रेडर्स, आप आपके कोई बिजनेसमैन होगा उनको पता होगा, व्यापारी जिसको बोलते हैं, ट्रेडर्स का काम क्या होता है? एक सामान को दूसरी जगह पे लेके जाना। अब मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरी फैक्ट्री है, ठीक है, किसकी? कैरी बैग बनाने की, थैले बनाने की मेरी फैक्ट्री है, ठीक है। अब मेरे पास एक ट्रेडर आता है, यानी बिचौलिया आता है, बिचौलिया, वो मेरे से थैले लेता है कम दाम पे, मेरे से 100 रुपए में खरीदेगा और आगे दुकानदार को कितने में बेचेगा? सपोज 150 रुपए में बेच दिया, ठीक है। तो बीच में क्या आ गया? ट्रेडर आ गया। तो ट्रेडर काम क्या कर रहा है? जो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहा है, ठीक है, व्यापारी जिसको कहेंगे। तो ये हवाएं जो सी ट्रेड विंड्स, इसको इसलिए बोला गया है कि क्योंकि सर जब आपका केप ऑफ गुड होप डिस्कवर किया था ना, किसने किया था केप ऑफ गुड होप? जल्दी से बताएंगे यार, वेरी बच्चों वाला आंसर। केप ऑफ गुड होप किसने डिस्कवर किया था? वास्को डिगामा ने 1497 में, है ना, 1498 और 1497 केप ऑफ गुड होप डिस्कवर किया था, ठीक है। तो उसके बाद जब उन्होंने डिस्कवर किया, तो जब मॉनसून डिस्कवर हुआ था तो उन्होंने देखा कि मॉनसून की जो विंड्स हैं, ठीक है, उन जब यहाँ पे इंडिया की कोस्ट के पास, जब इंडिया की कोस्ट के पास कोई भी जहाज आता है, कोई भी नाव आती है, तो इनकी हवाएं ऐसी तेज हैं कि जो जहाज है, जो शिप है, उसकी जो डायरेक्शन है वो अपने आप ही इंडिया की कोस्ट पर ले जाती है उसको, शिप को, ठीक है। दैट्स वाई दे नोन एज ट्रेड विंड्स, यानी कि वो जो भी किश्ती है ना, उसको इजिली पहुंचाने में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करती है। मतलब कि हवाएं जो है वो काम करती है, इट्स लाइक अ ट्रेडर, ठीक है। दैट्स वाई इट नेम्ड एज ट्रेड विंड्स, ठीक है। ये समझ आया ट्रेड विंड्स वाला कंसेप्ट? जो हवाएं हैं वो किश्ती की हेल्प करती है, ठीक है, ताकि आप ट्रेडिंग कर सको, ठीक है, आप एक दूसरे देश के साथ काम कर सको, ठीक है, वो ट्रेडिंग करने में हेल्प करती है बेसिकली, कहने का मतलब ये है। दैट्स व्हाई दे नेम्ड एज ट्रेड विंड्स। हम जब अलग से विंड्स का चैप्टर कर लेंगे, ठीक है, जब हमारा ये जीसी लॉन्ग खत्म होगा, ठीक है, अभी ध्यान देंगे। तो बीच में तो मिलेंगे आपको ट्रेड विंड्स, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स इसको इसलिए बोलते हैं, नीचे वाली को, जाहिर सी बात है साउथ डायरेक्शन से आ रही है तो साउथ, और किस तरफ मूव कर रही है? ईस्ट साइड मूव कर रही है तो साउथ ईस्ट हो गया। डायरेक्शन पता है ना आपको कि नहीं पता? डायरेक्शन तो पता होंगी, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये है आपका नॉर्थ, और ये है आपका साउथ, ओके।
तो ये साउथ ईस्ट होगी और ये आपकी इधर से आ रही है, ये नॉर्थ ईस्ट होगी, ठीक है। उसके बाद ये वेस्टर्लीज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है, इधर वेस्ट से आ रही है, इसको वेस्टर्लीज। ये पोलर ईस्टर्लीज क्योंकि ये ईस्ट की तरफ से आ रही है इसलिए इसको पोलर ईस्टर्लीज। ट्रॉपिक्स के बीच में आपको ट्रेड विंड्स मिलेंगी, उससे ऊपर आपको वेस्टर्लीज और उससे ऊपर आपको पोलर ईस्टर्लीज। ये रट लेना, विंड्स वाला कराएंगे, अभी के लिए इतना समझ लो, ठीक है। तो वो ये क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है प्लानिटरी विंड्स का काफी डोमिनेंट इन्फ्लुएंस होता है ओशियन करंट्स के फ्लो के ऊपर। बिटवीन इक्वेटर एंड ट्रॉपिक्स ट्रेड विंड्स, टीडब्ल्यू बोलते हो, ट्रेड विंड्स आर मूव इक्वेटोरियल वाटर पोलवर्ड। जो ट्रेड विंड्स होगी वो इक्वेटर के पानी को पोल की तरफ लेके जाएंगी, ओके। जो ट्रेड विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स यहाँ पे है ना, यहाँ पे इक्वेटर के पानी को पोल की तरफ लेके जाएंगी, क्योंकि इक्वेटर और ट्रॉपिक्स के बीच में कौन सी विंड है, ट्रेड विंड है। तो वो इक्वेटर के पानी को किस तरफ लेके जाएंगी, पोल की तरफ, ठीक है ना। एज आई टोल्ड यू कि जो वार्म करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इक्वेटर टू पोलवर्ड्स, ठीक है। तो उसको लेके कौन गया, याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि उसको लेके कौन जाएगा, ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स मूव इक्वेटोरियल वाटर्स पोलवर्ड एंड वेस्टवर्ड्स, ठीक है। और किस डायरेक्शन में, वेस्टवर्ड डायरेक्शन में। एंड इट वार्म द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ठीक है। ये ईस्टर्न कोस्ट है, ये वार्म बना दी इसने, ये ईस्टर्न कोस्ट है अमेरिका की, ये ईस्टर्न कोस्ट है ना, इसको वार्म कर दिया। ये ईस्टर्न कोस्ट है, इसको वार्म कर दिया। ये वेस्ट ईस्ट तो पता है ना यार, बोल नहीं रहे भाई। हाँ, ठीक है ना, इतना समझ आ रहा है ना। मतलब कुछ भी हल्का सा भी डाउट हो तो पूछ लेना, बड़ा इजी टॉपिक है, बड़ा मतलब लॉजिकल टॉपिक है, ठीक है, समझ आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो वो कहता है बिटवीन इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ट्रेड विंड्स मूव इक्वेटर वाटर पोलवर्ड्स एंड वेस्टवर्ड्स विथ विच वार्म्स द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक याद रखेंगे ईस्टर्न कोस्ट पे वार्म करंट होगा, ठीक है। और वार्म करंट की क्या खासियत है, इक्वेटर से पोलवर्ड्स मूव करेगा एंड इट फर्दर वार्म द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। और जहां से गुजरेगा वो वाली कोस्ट को क्या कर देगा, ये वार्म कर देगा, याद रखेंगे। एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, जो ट्रेड विंड्स है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड डिराइव द साउथ इक्वेटोरियल करंट ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है, मतलब यही जो इक्वेटर के पास घूम रही है। वो कहता है कि ये किसको मूव करेगी, साउथ इक्वेटोरियल करंट। इक्वेटोरियल करंट कहाँ है, ये इक्वेटोरियल करंट है, ये साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ठीक है। It derives the south equatorial current which warms the eastern coast of Brazil as warm Brazilian current। ये जो रेड है ना, रेड, ये सारा ये जो रेड आ रही है यहाँ पे, अपनी दूसरी बुक में देखना, आपकी एटलस वाली, उसमें पूरा क्लियर दिया होगा। ये ऊपर की तरफ है इक्वेटोरियल करंट, नीचे भी इक्वेटोरियल करंट है। वो कहते हैं जहां यहाँ से शुरू होगा ये इक्वेटोरियल करंट, यहाँ से, ठीक है। वो कहता है कि ये जैसे ही ब्राजील की कोस्ट पे आएगी तो ये इस डायरेक्शन पे घूम जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एक क्या कहेंगे, लैंड सरफेस है, लैंड सरफेस से टकरा के वो उसकी डायरेक्शन आगे ना बढ़ के वो इस तरफ हो जाएगी, किसकी, इक्वेटोरियल करंट की। कौन से इक्वेटोरियल करंट की, साउथ इक्वेटोरियल करंट की। ये इक्वेटर है, इक्वेटर के पास कौन सा करंट है, साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये मूव कर रहा है पोलवर्ड्स, क्यों, क्योंकि इसका स्वभाव है कि वार्म करंट जो कि इक्वेटर से पोलवर्ड्स की तरफ मूव करता है। इसको मूव कौन करा रहा है, प्लानिटरी विंड्स करा रही है। कौन सी प्लानिटरी विंड्स करा रही है, ट्रेड विंड्स करा रही है। ट्रेड विंड्स मूव द वार्म करंट टू द पोलवर्ड डायरेक्शन एंड वेस्टवर्ड डायरेक्शन, ओके, जैसे कि लिखा हुआ है, ट्रेड विंड्स मूव इक्वेटोरियल वाटर पोलवर्ड एंड वेस्टवर्ड which warm the eastern coast of the continents, okay, and southeast trade wind derives the south equatorial current which warms the eastern coast of Brazil as warm Brazilian current, ठीक है ना। इसका नेम क्या पड़ गया, वार्म ब्राजीलियन करंट। यहाँ इक्वेटोरियल करंट था, ये क्या कहते हैं आपका, वो हो गया, क्या कहते हैं, लैंड सरफेस हो गया, इससे टकरा के आगे ना जाके यहीं पे ही वापस मुड़गी और ईस्टर्न कोस्ट पे इसने क्या बना दिया, ब्राजीलियन करंट, ओके। उसके बाद है टेम्परेट लैटिट्यूड्स, यानी जो ठंडे इलाके हैं वहां पे कौन सी हवा घूमती है, वेस्टर्लीज बोलते हैं, ठीक है, वेस्टर्लीज।
वो कहते हैं इट इज लेस रिलायबल एंड देन ट्रेड विंड्स। वो कहते हैं कि जो ट्रेड विंड्स हवाएं होती हैं उससे ये लेस रिलायबल है, कम रिलायबल है मतलब, ठीक है। जो वेस्टर्ली हवा है ये ट्रेड विंड से कम रिलायबल है, यानी कम इफेक्टिव है, ये चीज ध्यान रखेंगे। यहाँ पे थे हम, हाँ। टेम्परेट लैटिट्यूड्स में वेस्टर्ली ब्लो, ठीक है, वेस्टर्ली हवा चलती है टेम्परेट लैटिट्यूड्स में। मैंने आपको बताया था ये आपका सारा ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है, और ये जहां वेस्टर्ली लिखा हुआ है ये कौन सा है आपका, टेम्परेट लैटिट्यूड है। ये आपका है सर टेम्परेट लैटिट्यूड। जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी उनको तो नहीं पता होगा, जिन्होंने पढ़ी है उनको पता होगा। टेम्परेट लैटिट्यूड है, और यहां से लेकर इसके बीच में ये है आपका ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, ठीक है। ये फिर आ गया आपका टेम्परेट लैटिट्यूड, ओके। वो कहता है कि टेम्परेट लैटिट्यूड में वेस्टर्लीज ब्लो करती हैं जो कि लेस रिलायबल होती हैं ट्रेड विंड से। नॉर्थ ईस्टर्ली फ्लो ऑफ वाटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर फर्दर वार्म द वार्म फर्दर flow the warm Gulf Stream, which is driven to the western coast of Europe as the North Atlantic Drift, ठीक है। अब ये आपका नॉर्थ अमेरिका है सर। वो कहता है कि यहाँ पे वेस्टर्लीज ब्लो करती हैं, ये टेम्परेट लैटिट्यूड आ गया आपका, ठीक है। पहले तो यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम वार्म फ्लो करेगी, ठीक है। इट ड्रिवन टू द वेस्टर्न कोस्ट एज नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। ये फर्दर आगे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन जाएगी। गल्फ स्ट्रीम क्या बनेगी, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। आपको डायग्राम में दिखाते हैं सर, 2 मिनट रुको। ये देखो सर, ये जैसे इक्वेटर की तरफ पहले तो वार्म करंट चला, फिर आगे वार्म बना गल्फ स्ट्रीम, फिर आगे फर्दर आगे पोलवर्ड्स की तरफ इसका क्या बन गया, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो आपसे पूछ लेगा कि गल्फ स्ट्रीम बनी कैसे। पहले तो ये बनी वार्म इक्वेटोरियल करंट, फिर बना इसका गल्फ स्ट्रीम, और फिर ये फर्दर बना नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। वेरी सिंपल। द स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स ऑन करंट सीन इन द नॉर्थ इंडियन ओशन। वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो हवा का आपने देखना है, रुख कैसे चेंज होता है, वो आपको नॉर्थ इंडियन ओशन में देखने को मिलेगा। हियर द डायरेक्शन ऑफ करंट्स चेंजेस कंप्लीटली विद द डायरेक्शन ऑफ मॉनसून विंड्स। वो कहते हैं कि यहाँ पे करंट्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, किसकी वजह से, मॉनसून विंड्स की वजह से। मॉनसून विंड्स की वजह से किसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ओशियन करंट्स की चेंज हो जाती है। याद रखेंगे, ये पेपर में कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि हवा का जो डोमिनेंट रोल है कहाँ पे देखने को मिलेगा, नॉर्थ इंडियन ओशन में। तभी आपने कभी सुना होगा कि आईओडी के बारे में सुना, इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में, एनीवन? सदर्न ऑसिलेशन के बारे में सुना, सूखे पाजी सुना हुआ आपने, आईओडी के बारे में, इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में? पीछे 2000 आई थिंक 15 की बात है या 14 की बात है, जो हमारे यहाँ पे मॉनसून नहीं आया था, तो उसका कारण क्या था, इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। आपका एक होमवर्क है, एक होमवर्क लिखो, चलो होमवर्क लिखो, मैं आपको होमवर्क बताता हूँ। इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में पढ़ना। इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव होता है तो मॉनसून पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इंडियन ओशन डाइपोल नेगेटिव होता है तो मॉनसून पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये पढ़ना। इससे थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। अभी मैं बीच में नहीं पढ़ाना चाहता, टॉपिक से हट जाओगे आप। इंडियन ओशन डाइपोल पढ़ना, हाँ, एलिनो लानीना वाला, मतलब उसमें इंडियन ओशन डाइपोल का भी कंसेप्ट है एक, ठीक है। तो पढ़ना जरूर एक बारी, ओके। इंडियन ओशन डाइपोल इफेक्ट ऑन मॉनसून, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कि जब पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, नेगेटिव होता है तो क्या होता है, ओके। आगे चलेंगे। वो कहता है कि इंडियन ओशन में क्या होता है, हियर द डायरेक्शन ऑफ करंट्स चेंजेस कंप्लीटली विद द डायरेक्शन ऑफ मॉनसून विंड्स। वो कहता है जब मॉनसून आता है तो मॉनसून जो ओशन करंट्स है उनकी डायरेक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। एक डायग्राम आप देखना, जो आपके क्या कहते हैं एटलस में ना, एक तो होगा जनवरी से लेके जून तक का ओशन करंट वाला। कोई नहीं देख लेना मैम, कोई नहीं, बताने की जरूरत नहीं है, देख लेना।
एक तो आपका होगा जनवरी से लेके जून तक का होगा ओशियन करंट की डायरेक्शन, और एक होगा आपका जून से दिसंबर तक का। वो कारण क्या है कि जून में आपका मॉनसून आता है तो ओशियन करंट्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, स्पेशली आपका इंडियन ओशन के नीचे। ओके, तो आपका ये छोटा सा होमवर्क है, ये देख लेना प्लीज। ओके, हाँ, तो प्लानिटरी विंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स ऑन करंट seen in the North Indian Ocean. Here direction of currents changes completely with the direction of monsoon winds. ठीक है। दूसरी चीज क्या आती है सर, टेम्परेचर। इक्वेटर पे आपको पता है वार्म वाटर होता है, जाहिर सी बात है। वार्म वाटर, आप कहते हो कि सर इक्वेटर का पानी पोलवर्ड्स की तरफ मूव क्यों करता है, ठीक है, उस अपना वार्म करंट क्यों लेके जाता है, तो इक्वेटर पे सर वार्म वाटर होता है। वार्म वाटर इज लाइटर सर, एज यू नो, ठीक है। इट राइजेस, वो राइज करेगा सर, एंड मूव्स अलोंग सरफेस पोलवर्ड्स, ठीक है। और वो सरफेस को घूमता घूमता वो कहाँ जाएगा, पोलवर्ड्स की तरफ जाएगा, पोल्स की तरफ जाएगा। सिमिलरली पोल्स पे क्या होता है, कोल्ड वाटर होता है, डेंसर होता है। जो डेंसर चीज होगी वो जाहिर सी बात है सिंक करेगी, बट ऑब्वियस, एंड इट क्रीप्स स्लोली अलोंग द बॉटम ऑफ द सी इक्वेटर वार्ड्स। और ये कहाँ की तरफ मूव करेगा, इक्वेटर वार्ड्स की तरफ मूव करेगा। सिंपल सा लॉजिक है, दोबारा समझेंगे। इक्वेटर की तरफ पानी होता है सर गर्म, गर्म पानी सर धीरे 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 लाइटर होता है इसलिए राइज करता है, एंड इट मूव स्लोली अपवर्ड्स पोलवर्ड्स, ठीक है। और जो पोल का पानी होता है, पोल का पानी होता है वो ठंडा होता है सर, डेंसर होता है यानी सघन होता है, ठीक है। इट सिंक्स एंड क्रीप स्लोली अलोंग द बॉटम ऑफ सी इक्वेटर वर्ड। इक्वेटर वाला पानी तो धीरे धीरे ऊपर जाता है क्योंकि हल्का होता है, ठीक है। लेकिन जो पोल का पानी है वो डेंसर होता है जिस वजह से वो नीचे की तरफ आता है, यानी इक्वेटर वर्ड्स आता है। ओके, वेरी सिंपल। इक्वेटर पे क्या होता है सर, वार्म वाटर इज लाइटर, इट राइजेस एंड मूव्स अलोंग सरफेस पोलवर्ड्स, एंड पोल्स का पानी कोल्ड वाटर होता है, इट इज डेंसर एंड सिंक्स एंड क्रीप स्लोली अलोंग द बॉटम ऑफ द सी इक्वेटर वर्ड्स। ओके, वेरी सिंपल। उसके बाद आती है सर आपकी सैलिनिटी सर। खारेपन से भी ओशियन जो वार्म करंट है या कोल्ड करंट है उस वो फैक्टर भी डिपेंड करता है कि वहां पे सैलिनिटी कितनी है। सैलिनिटी ऑफ ओशन वो कहते हैं वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, वो कहते हैं वाटर ऑफ लाइट हाई सैलिनिटी मूव टुवर्ड्स लो सैलिनिटी। वो कहता है वाटर जिसकी हाई सैलिनिटी होती है वो डेंसर होता है, ठीक है। और जो जिसकी लेस सैलिनिटी होती है वो लेस डेंसर होता है। तो कहते हैं जिसकी क्या कहते हैं हाई सैलिनिटी होती है वो मूव करेगा लो सैलिनिटी की तरफ। ओके, याद रखेंगे। उसके बाद है सर अर्थ की रोटेशन। अर्थ की रोटेशन में की वजह से क्या होता है, इट डिफ्लेक्ट्स द फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग ओशन करंट्स टू द राइट। यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इसकी डायरेक्शन हो जाती है क्लॉकवाइज, और साउदर्न हेमिस्फेयर में इसकी डायरेक्शन हो जाती है एंटी क्लॉकवाइज। और ये इसमें आपसे पूछ लेगा कि जो क्या कहते हैं अर्थ की रोटेशन ज्यादा कहाँ पे मतलब मिलती है, ये देख सकते हैं आप। ड्यू टू अर्थ रोटेशन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑब्जेक्ट्स डिफ्लेक्ट टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और साउदर्न हेमिस्फेयर में ऑब्जेक्ट लेफ्ट डिफ्लेक्ट टू द लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फेयर में। यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा और साउदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। वेरी गुड यार गरिमा, बहुत जबरदस्त। कोरियोलिस फोर्स ड्यू टू द कोरियोलिस इफेक्ट। जिन जिन ने एनसीईआरटी पढ़ी है ना उनको पता, इट इज कोज्ड बाय अर्थ रोटेशन। आपसे पूछ लेगा कि which factor is responsible for the deflection of current in northern hemisphere? The answer is Coriolis force. northern hemisphere में clockwise और southern hemisphere में एंटी क्लॉकवाइज। ओके, जैसे कि लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट्स डिफ्लेक्ट टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ऑब्जेक्ट डिफ्लेक्ट टू द लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। वेरी सिंपल। साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट करेंगे और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइटवर्ड डिफ्लेक्ट करेंगे, याद रखेंगे। एंड दिस कोरियोलिस फोर्स इज कॉज्ड बाय अर्थ रोटेशन, ड्यू टू अर्थ रोटेशन कोरियोलिस फोर्स होता है। ओके,
and the deflection of objects is caused by Coriolis force. Okay. जैसे कि मैंने आपको बताया, अर्थ रोटेशन की वजह से इट डिफ्लेक्ट्स द फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग ओशन करंट्स टू द राइट। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाती है, फॉर एग्जांपल सर्कुलेशन ऑफ गल्फ स्ट्रीम ड्रिफ्ट एंड कैनरीज करंट। गल्फ स्ट्रीम ड्रिफ्ट दिखा देते हैं आपको, ये रही गल्फ स्ट्रीम ड्रिफ्ट और ये रहा सर आपका कैनरीज करंट। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये देखो घड़ी ऐसे घूमती है, घड़ी ऐसी घूमती है ना, ये इस तरह से, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज किसका है? कहाँ गया वो? हाँ, ब्राजीलियन करंट एंड वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ब्राजीलियन करंट एंड वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये रहा आपका ब्राजीलियन करंट, ये उल्टा घूम रहा है, ये देख सकते हो आप। ठीक है, ये उल्टा घूम रहा है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी यहीं पे है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। और ये ऊपर वाले क्लॉकवाइज घूम रहा है, गल्फ स्ट्रीम और कैनरीज क्लॉकवाइज, ब्राजीलियन और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर आता है लैंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, ब्राजीलियन करंट में भी ये जो लैंड ऑब्स्ट्रक्ट कर रही थी उसको, दैट्स व्हाई इट डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स साउथवर्ड। लैंड मास इज ऑब्स्ट्रक्ट एंड डाइवर्ट अ करंट। एग्जांपल, टिप ऑफ सदर्न चिली डाइवर्ट्स द पार्ट ऑफ विंड ड्रिफ्ट नॉर्थवर्ड्स एज पेरुवियन करंट। आपको दिखाते हैं, ये आपका साउथ अमेरिका, ये यहाँ पे वो कह रहा है पेरुवियन करंट बना देता है, ठीक है। टिप ऑफ सदर्न चिली, यहाँ पे नीचे चिली है, इट डाइवर्ट्स द पार्ट ऑफ वेस्ट विंड ड्रिफ्ट नॉर्थवर्ड एज पेरुवियन करंट। आपको भी दिखाते हैं, देखो पेरुवियन, ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट थी, ये चिली है सर, चिली, इसकी वजह से ये आगे जाने की वजह से ये इस यहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक है। और ये बन गया सर आपका पेरुवियन करंट, और जिसका नाम दूसरा क्या है, हम्बोल्ट करंट। अच्छा, उबासियां लोगे, अच्छा। अरे भाई, उबासी जब आएगी तो फिर उबासी लेनी पड़ेगी ना, उबासी अब अंदर ले लेंगे तो फिर अंदर काम खराब हो जाएगा। ठीक है। वो कह रहा सर किस्सा सुना दो कोई। हम्म, नींद आ रही है भाई सही में। सुबह ना यार, हमने असूल बनाया अब कि अपना सुबह जल्दी से उठना है, सुबह 4 बजे उठा करेंगे और रात को 10 बजे सो जाया करेंगे। मतलब अभी कल से सोचा हमने, हालांकि वैसे कल रात को तो मैं 12 बजे सोया था, तो सुबह 6:30 उठा था। तो मतलब धीरे धीरे इवेंचुअली हम लोग, कोई है बच्चा जो 4 बजे उठता हो सुबह? नहीं, कहते हैं यार सीरियसली कि जो बच्चा सुबह उठता है ना 4 बजे यार, बहुत मतलब बहुत अच्छा होता है, मतलब सुबह उठना 4 बजे, मतलब इवन की। हाँ, यार मैं भी, मेरा भी ऐसा ही है, मैं भी 2-3 बजे ही सोता हूँ, बट कहते हैं 4 बजे उठने से ना, मतलब कह रहे ऐसा वेदों में लिखा हुआ है, कहीं बुक्स में लिखा हुआ है, बड़े बड़े रिलीजियस बुक्स में लिखा हुआ है कि जो 4 बजे उठ के पढ़ाई करता है ना, वो जिंदगी में कभी भूल ही नहीं सकता। 4 बजे उठो और रात को 10 बजे सो जाना चाहिए, कहते सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। आपने रामायण के बारे में सुना है? रामायण, आप क्रिश्चियन हो तो रामायण के बारे में तो पता ही होगा ना आपको, है ना? तो आपको पता होगा कि राम जी को वनवास हुआ था, तो 14 वर्ष का वनवास हुआ था। तो भरत जी ने ना, जो भरत जी थे राम जी के ब्रदर थे ना भरत जी, भरत राम लक्ष्मण शत्रुघ्न 4 भाई थे ना। तो लोगों को शक जा रहा था कि ये भरत की वजह से ही राम जी को वनवास मिला। तो भरत जी ने कुशल्या माता को, यानी राम जी की मम्मी को बोला कि अगर मैं मतलब अगर राम जी को वनवास भेजने में
मतलब अगर इतना सा भी अगर हाथ है ना, इतना सा भी हाथ है, तो मुझे वो वाला श्राप मिले, वो वाला दंड मिले, वो वाला पाप मिले, सॉरी, जो उस व्यक्ति को लगता है जो क्या कहते हैं सूर्य उदय के बाद उठता है। तो आप सोच लो कि सूर्य उदय के बाद उठने वाले को क्या पाप लगता होगा। तो कहते हैं कि सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। हद कहते हैं 5 बजे तक उठ जाना चाहिए। पाप लगता है भाई, अब तो वो तो पता नहीं कौन सा पाप लगता है, वो तो जब सब समझो कुछ नहीं बन रहा तो पाप ही लग रहा है। नहीं, बात वो नहीं है, लगता है नहीं लगता, मैं आपको वैसे बात बता रहा हूँ, एक सुबह उठना एक अच्छी हैबिट है। ठीक है, बड़े बड़े एथलीट्स हैं जितने भी, अगर आप इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, मतलब दूसरे, हाँ बाइबल में भी जल्दी उठने, हाँ, वही तो कह रहा हूँ, सभी सभी जितनी भी मैक्सिमम रिलीजियस बुक हैं, इवन कि आप कुरान में भी पढ़ोगे तो उसमें भी लिखा हुआ है कि आप 4 बजे उठें सुबह। ठीक है, उठ के सुबह कोशिश करो, 21 दिन थोड़ी सी आदत डालो, अच्छा लगेगा। हाँ वही मेरे को भी लग रहा है ना, मेरे को नींद सी आ रही है, आज जल्दी उठ गया ना, तो अभी आधा 1 घंटा सो के फिर लंच वंच करके फिर मैं जाऊंगा फैक्ट्री वैक्ट्री। भाई सुबह उठ के लेकिन मजा बड़ा आता है, सीरियसली कह रहा हूँ। सुबह उठो, थोड़ी सी पढ़ाई करो, और उसके बाद वॉक करो, मेडिटेशन करो 1 आधा घंटा। हाँ, तो बात करते हैं सर, और सुनाओ कोई नया किस्सा। वो देख, गरीब बेचारा मुर्गा सबसे पहले उठता है, शाम को मर जाता है। अरे यार, मतलब वो बात नहीं है भाई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी मरना, तो तुमने भी है, तुम भी देर सवेर कहीं कभी ना कभी मरोगे ही, लेकिन कहने का मतलब है टाइम से तो उठो। वो कह रही सर मैं अपने बाल हाईलाइट करवा दिए। नहीं यार, अब कल हम गए ही नहीं यार एक्चुअली। अब वो उसकी वजह से नहीं गए, मेरा कोई कसूर नहीं था, हमने तो कल क्लास टाइम से ओवर कर दी थी। वो देवी जी बैठी थी, कहते कि कोई नहीं आराम से अपना, हाँ हाँ डिनर मिल जाता भाई। इतने भी बेरहम नहीं है जितना मैंने तुम्हें शो कर रखा है। नहीं नहीं, आज नहीं जाएंगे, हम जाएंगे शायद। हाँ पॉसिबिलिटी है, शायद आज चले भी जाएं, मे बी। हाँ शायद चले जाएं, पता नहीं अब जाएंगे नहीं जाएंगे। किस्सा क्या बताऊं यार। हाँ चलो किस्सा सुनाते हो यार, एक बहुत जबरदस्त किस्सा। क्या हुआ ना, हमारी ना नई नई शादी हुई, तो मेरी जो साली साहिबा यानी मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, वो मुझसे बड़ी हैं, ठीक है। तो उनकी शादी को मतलब 5 साल हो गए हैं, तो जब भी मायके रहने जाती है, मतलब अपने मम्मी के घर जाते हैं, तो मतलब महीना भर रह के आती है, ठीक है। तो इसकी भी नई नई शादी हुई, तो शादी के बाद जैसे हो गए 2 4 महीने हो गए, तो अ, हाँ तमन्ना। तो शादी के बाद तो उसने बोला कि भाई मेरे को भी जाना है। तो मेरा जो साडू समझते हो, साडू मतलब मेरी जो साली का हस्बैंड है, साडू समझते हो, साडू साहब। हाँ, तो जो मेरे साडू साहब हैं, तो वो बड़ा मतलब इमोशनली अटैच है वो ना अपनी बीवी से, बहुत ज्यादा, मतलब नहीं इमोशनली अटैच हर होता है, कोई ज्यादा दिखाता है। तो वो मतलब बार बार उसे गए, हाय तुम मत जाओ, तुम आ जाना टाइम से, ये वो बहुत ज्यादा पैम्पर करे भाई। और ना वो महीना लगा के आती है तब भी, मतलब वो इतना कहता है हाय तुम मत जाओ प्लीज प्लीज प्लीज, रोने सा लग जाता है, और वो महीना लगा के आती है। तो हमारी वाली भी आई शादी के बाद, तो पूछने लगी पहली बार कि भाई बाबू मैं जाऊं, मायके जा रही हूँ। तो हम बोले, सख्त लौंडे। मैं कहा जाओ, तो कितने दिनों के लिए जाओ, कहती मैं 10 दिन के लिए जा रही हूँ। मैंने कहा पागल है, 1 महीने के लिए जाओ। मैं कहा 1 महीने तक आराम से एकदम तसल्ली वसल्ली करके, एक क्या, अगर दूसरा महीना भी लगता हो तो दूसरा महीना भी लगाओ। भाई भाई भाई, अब मजे वाली बात सुनो। तुम्हारी भाभी 5वें दिन घर आ गई, उसे टेंशन होगी भाई, इसे इतनी खुशी क्यों हो रही है भाई, इस ये कहीं और तो नहीं जा रहा। मतलब देख रहे हो सर, दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी। उसकी घरवाली महीना लगा के आई, वो रो रहा था, हमने सख्ती दिखाई।
5वें दिन वापिस। देख रहे हो सर, दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी, हाउ टू डील विद द सिचुएशन सर। सर आपको अगर समझ आ गया ना कि सामने वाले बंदे को आपने किस तरह टैकल करना है सर यू कैन सेल थ्रू एनी स्ट्रगल सर, बिलीव मी। तो दिस इज हाउ यू रिलेट। आप कहोगे ना, हाय बाबू नहीं जाओ, बाबू नहीं जाओ, तुम देखो है मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, बाबू मेरे को रोटी कौन देगा, हाय बाबू रोने लगे, रो रहे हो भाई, रो रहा है वो साडू मेरा, रो रहा है, गाड़ी जा रही है रो रहा है। मैं क्या वो भाई मकई से पकड़ो भाई मगर इसको भी साथ ले जा भाई माइके ये बेचारा यहाँ गिर गुर जाएगा, मूर्छित हो जाएगा बेचारा, इसको बेचारे को सल्फास की गोली देनी पड़ेगी। तो एनीवेज सबके अपने अपने इमोशंस होते हैं, जोक्स अपार्ट। कहीं कभी तुम्हारी भाभी को कभी ले गए हैं इंस्टीट्यूट में, उसके सामने बता रहे हो, अरे मैम आप 5 दिन के लिए जाती हो सिर्फ ठीक है। तो यार दिस इज हाउ यू लर्न हाउ टू क्या कहते हैं, मैनिपुलेट द पीपल, या हाउ टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी। ओके ठीक है। हाँ क्लास रिकॉर्डेड है अब ये लास्ट का 10 मिनट का लेक्चर 4-5 बार रिपीट करके मत सुनना दीपांशु सर की बेबी का किस्सा। मैम सुन लेंगे, ये मैम को तो पता ही है। तो दिस इज द मैच्योरिटी सर। और बताओ। नहीं कल नहीं गया। अरे मजाक कहाँ उड़ाया यार, मैंने तो बात बताई है तुम्हें, मजाक कहाँ उड़ाया। क्या बात है यार, मजाक थोड़ी उड़ा रहे हैं देवी जी, कमाल करते हो। मजाक थोड़ी होता है यार, ये तो बेइज्जती करना होता है, बेइज्जती कर रहा हूँ मैं हाँ वो महा क्लास के बारे में बता देता हूँ, एक सेकेंड यार हम्म। हाँ तो क्या हो गया, सुन लेंगे तो। वो कह रहे किससे नाइट्स विद दीपांशु सर, एक दिन ये भी रख लो नहीं नहीं, बीच बीच में करा देंगे, अब बिल्कुल प्योरली किस्से सुनाएंगे तो वक्त लगेगा। सुनाएंगे किस दिन, जवानी के किस्से सुनाएंगे अपने, ऑफलाइन क्लास होगी फिर सुनाएंगे, ऑफलाइन क्लासेस होंगी ना फिर सुनाएंगे आराम से, ठीक है। अभी यार ये खत्म कर लेंगे, थोड़ा सा रह गया। कहाँ पहुंच गए थे हम, लैंड पे पहुंच गए थे। वो कह रहा कट एंड ज्वाइन कर ली, एक वीडियो बना लेंगे बाद में विद जलालत। 13 को पेपर है, 13 को पेपर है। अरे कौन सा पेपर है, पीपीएससी का। अच्छा पंजाब पीसीएस। ओ तो फिर तो फिर वो महा महा क्लास कह रहे थे कुछ, वो कब करनी है, वो कब करनी है, महा क्लास कह रहे थे वो कब करनी है। हम्म।